13 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं रशिया यूक्रेन के बीच। तीसरी बातचीत भी बेनतीजा रही। यूक्रेन ने रशिया के मेजर जनरल को मारने का दावा किया। बेलारूस में बातचीत हुई। युद्ध के बीच लोगों को निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। यूक्रेन में ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर सहमति नहीं बन पाई। नमस्ते, मैं राशिद। यूक्रेन ने रशिया के मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव को मार देने का दावा किया है। कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के इंटेलिजेंस चीफ के हवाले से यह खबर दी है और खबर के मुताबिक खार्किव के पास यूक्रेन और रशिया की सेनाओं के बीच जंग में गेरासिमोव मारे गए। यूक्रेन पर लगातार रशियन आर्मी की बमबारी के बीच लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ रहे हैं। इनमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, यहां तक कि बीमार भी शामिल हैं। अमेरिका ये कहने में लगा है कि उसने अब तक रशिया से तेल का आयात रोकने जैसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन आगे ले सकते हैं। यूक्रेन कहता है कि मार्कीव बेकरी पर रशिया के हमले में 13 नागरिकों की मौत हो गई है। कीव में आम लोगों को निकालने के लिए बनाए गए ह्यूमन कॉरिडोर पर रशिया के अटैक में 2 बच्चों समेत 8 की मौत हो गई है। राजधानी कीव समेत मारियुपोल, वोल्नावाखा में रशिया की स्ट्राइक से सहमे हजारों लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों को बिना वीजा के देश में एंट्री देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल यह कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो फिर पूरी दुनिया को कितना नुकसान होने वाला है। सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका में कई बड़े बड़े प्रोफेसर और युद्ध के जानकार ये कहने लगे हैं कि कीव के अलावा आगे आने वाले दिनों में रशिया में भी सत्ता परिवर्तन होगा, क्या ऐसी खबरें पुतिन के भी कानों में पड़ी हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका और नेटो अब ये सोचने लगे हैं कि युद्ध की सरजमी पर उतरना होगा, और अगर ऐसा है तो क्या 10 दिन के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? इनको हम ओपन कर देते हैं। मेरा पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर आपके साथ में होने वाला है। मेजर जनरल, थोड़ा समझाइए आप। यूएस नेटो देशों के जरिए रशिया के खिलाफ हथियार पहुंचाने में लगा है। पुतिन पहले ही ये कह चुके हैं कि जिसने भी मदद की, हम सीधे तौर पर ये मानेंगे, जो हमारा संविधान है ये कहता है कि रशिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है, अगर नेटो मुल्क आगे आते हैं तो फिर इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या ये माना जाए कि सीधे तौर पर जंग में नहीं आना और सिर्फ हथियार सप्लाई करना, सिर्फ लॉजिस्टिक देता हुआ नजर आना, क्या अमेरिका और नेटो मिलकर के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अगर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं तो आगे तबाही कितनी बड़ी है? देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूं। देखिए, अब हमको एक बात जो जरूरी समझने की है वो ये है कि ये जो लड़ाई है 3 साइमल्टेनियस फ्रंट्स पे एक साथ लड़ाई लड़ी जा रही है, और उन 3 साइमल्टेनियस फ्रंट्स में से एक फ्रंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या मीडिया वॉरफेयर या प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, कॉल इट व्हाट यू लाइक, वो चल रहा है। और ये जो अमेरिका की तमाम जो हरकतें हैं और नाटो की तमाम हरकतें हैं, ये मेरे हिसाब से उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये आमतौर पर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर 2 फेजेस में करा जाता है। एक फेज में आप बोल करके, आर्टिकल छाप करके, खूब टीवी पे रिपोर्टें दे करके और खूब मीडिया रिपोर्ट्स निकाल करके और सोशल मीडिया पे जाकर के उस पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद आप एग्रेसिव फिजिकल एक्शंस ऑन ग्राउंड लेते हैं, जो अभी अमेरिका कर रहा है कि मेरे इतने ट्रूप्स यहां पहुंच गए हैं, एक जहाज ग्रीस में पहुंच गया है, एक ग्लोब मास्टर पोलैंड वॉर्सो में आ गया है। तो ये तमाम हरकतें हैं, ये उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का दूसरा भाग है, जिसमें कि वो फिजिकल एग्रेसिव एक्शंस लेकर के और वहां पर अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दबाव बनाया जा सके पुतिन के ऊपर दबाव बनाया जा सके। लेकिन सवाल यही बड़ा पैदा होता है कि पुतिन के ऊपर क्या वाकई में दबाव बनाना इतना आसान है? वो पुतिन जिन्होंने एक जमाने तक में बोरिस येल्सिन को पीछे छोड़ा, मिखाइल गोर्बाचोव जैसों को पीछे छोड़ा, वो पुतिन जो कभी राष्ट्रपति बने, कभी प्रधानमंत्री बने, और एक वक्त ऐसा आया कि एक तरीके से सो कॉल्ड रशिया के पैट्रन इन चीफ बन गए, वो पुतिन जो फिर से यूएसएसआर का सपना देखते हैं, क्या वाकई में उन पर दबाव डाला जा सकता है? विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आप हमें ये बताएं, यूक्रेन की मदद करने वाले देश आज की तारीख में कौन कौन से हैं? मैं आपके सामने रख रहा हूं, और यह बताएं कि क्या उनके जरिए, जैसा कि मेजर जनरल कह रहे हैं, क्या उनके जरिए वाकई में दबाव बनाया जा सकेगा? नीदरलैंड्स मदद कर रहा है, एस्टोनिया मदद कर रहा है, पोलैंड है, लातविया है, चेक रिपब्लिक है, स्वीडन है, फिनलैंड है, जर्मनी है, स्पेन है। और क्यों ऐसा बार बार लग रहा है कि अभी रशिया यूक्रेन तो महज झांकी है, बड़ी पिक्चर बाकी है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस क्वेश्चन के कई पहलू हैं। सबसे पहली बात बता दूं, हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये जितनी कंट्रीज हैं, ये फिजिकल फाइट नहीं करना चाहते, बट अपनी वॉर इंडस्ट्री को
बढ़ाना चाहते हैं और पॉलिटिकल एम है कि रशिया को डाउन करो, अपनी वॉर इंडस्ट्री को बढ़ाओ, 2, और पूरा जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ आर्म से जो फायदा होता है वो सब कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जब वॉर शुरू होती है उसके बाद बंद होती है और कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है, आर्मामेंट इंडस्ट्री मैक्सिमम पैसा बनाती है, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, चाहे सोवियत यूनियन के टूटने के बाद, इवन ड्यूरिंग वॉर अमेरिका ने 2.2 बिलियन बनाए थे इराक में, इसलिए किया था। रेथियन कंपनी वगैरह ने सबने अपने आर्म्स बेचे थे स्ट्रेट अवे। ये सारा का सारा खेल है, ये दिखाने की बात है सिर्फ। और या पॉलिटिकली वो रशिया को डाउन करना चाहते हैं, उस रीजन पे अपना हक जमाना चाहते हैं ताकि आगे की तिजारत बढ़ेगी। रशिया के होने से बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, उनकी इंडस्ट्री रुकी हुई है। चाइना और रशिया मिलके इनको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली बिना सांप भी मारो और लाठी भी ना टूटे, ये बिल्कुल करेक्ट तरीका कर रहे हैं कि आप आर्म सप्लाई करते जाइए। यानी हथियारों का बिग बाजार खुला हुआ है और हथियारों के बिग बाजार में जंग के मैदान में 2 मुल्क कूदे हुए हैं। नेटो और अमेरिका मिलकर के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना संजीव श्रीवास्तव जी, और मैं एक बात कंप्लीट करना चाहता हूं जी, करें। मैं एक बात कंप्लीट करना चाहता हूं। बात है कि ये सारी की सारी चीजें एक तरफ है और दूसरी तरफ चीज है जो असलियत ये है कि वाकई में ही ह्यूमैनिटी का हनन हो रहा है। उसको कितने लोग देखते हैं एक तरफ से। अगर लेकिन क्या होता है ना सर, विंग कमांडर, क्या होता है ना कि युद्ध के मैदान में ये कहां देखा जाता है कि इंसानियत कितनी मरी है, गर्भवती महिलाएं कितनी मरी हैं, कितने बच्चों की मौत हुई है, कितने बीमारों की मौत हुई है, कितने बुजुर्गों की मौत हुई है। जंग के मैदान में सिर्फ और सिर्फ मिसाइल लॉन्च की जाती है। जंग के मैदान में गोलियां चलती हैं, बम बारूद चलते हैं, बुरादे उड़ते हैं, धुआं उठता है, गुबार नजर आता है, आग नजर आती है। कहां विंग कमांडर, ये सब नजर कहां आता है? मैं नहीं मानता। जंग के मैदान में दोनों चीज होती है, दोनों तरफ के लोग होते हैं। ये तो एक हिंदुस्तानी फौजी बोल रहा है ना, ये तो एक हिंदुस्तानी फौजी बोल रहा है ना। यूक्रेन और रशिया का फौजी ऐसा सोचे, ये जरूरी तो नहीं है ना। विंग कमांडर, आपके पास मैं आता हूं। विंग कमांडर संजीव जी मेरे साथ में हैं। संजीव जी मेरे साथ में हैं। संजीव जी, चूंकि विदेश मामलों के आप जानकार हैं, अभी भी यूएन की तरफ से ये कहा जा रहा है, अलग अलग मुल्कों की तरफ से ये कहा जा रहा है, भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कूटनीतिक तरीके से ही मसले का हल निकाला जाना चाहिए। हालांकि पुतिन को यह लगता है कि क्रीमिया के मसले पर यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा, नेटो में शामिल होने के मसले पर यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा, सोवरेनिटी के नाम पर यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में पिछले 10 घंटे में या 12 घंटे में क्या क्या हुआ है समझने की जरूरत है। 4 नेता लगे, 10 घंटे बिताए। इजरायल के पीएम नेफ्टाली बेनेट ने बात की पुतिन से, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने बात की पुतिन से, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बात की पुतिन से, और मोदी ने बात की पुतिन से भी और जेलेंस्की से भी। क्या अभी भी कूटनीतिक हल निकल सकता है? अगर नेफ्टाली बेनेट जुड़े हुए हैं, तुर्की के प्रेसिडेंट भी लगे हुए हैं, इमैनुअल मैक्रोन भी लगे हैं, मोदी भी लगे हैं, क्या अभी भी कूटनीति का रास्ता बचा है? संजीव जी, देखिए, कूटनीति का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल सच है कि यूक्रेन के आम नागरिक मारे जा रहे हैं, यूक्रेन में भारी तबाही और बर्बादी हो रही है। एक मानवीय संकट, जैसा कि विंग कमांडर बक्सी ने कहा, कि वहां पर देखा जा रहा है, जो कि पूरी मानवता के लिए एक शर्मसार कर देने वाली जो घटना है। ये जो क्राइसिस है, एक मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस है। इस क्राइसिस को जन्म दिया गया है। ये कोई अगर कोई आतंकवादी का हमला होता तो एक बात कहने की होती कि इस आतंकवादी का तो दिमाग ही ऐसा होता है, लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से आम लोगों का जीवन अगर तबाह और बर्बाद करने पर उतर आए तो फिर ये जाहिर है कि पूरे विश्व के लिए बड़ी चिंता की बात है। कोई खीव में है या खार्किव में है या फिर खेरसौन में है, अलग अलग जगह पढ़ने के लिए गए हैं, कोई व्यापार करने के लिए गया है, लेकिन भारत सरकार ने राउंड द क्लॉक काम करते हुए अपने मंत्रियों को लगाया, विशेष राजदूत उन्हें बनाया, एम्बेसी से संपर्क साधा, उसके बाद फिर हिंदुस्तानियों को लेकर के वापस आए हैं और एक के बाद एक मिशन गंगा को अंजाम इसी तरीके से दिया गया है। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी, क्या है ना, अब एक डर लगने लगा है। डर यह लगने लगा है कि युद्ध लंबा चला तो क्या होगा। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में मेरे पास में एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये कि 1990 में चेचनिया की राजधानी ग्रोजनी पर कब्जा करने में रशिया को समय लगा और उसके बाद फिर यह संघर्ष और लंबा चला और संघर्ष इतना लंबा हो गया कि क्रूर हो गया, ब्रूटल हो गया, क्रूएल हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 1990 का वो दौर दोबारा से याद आ जाए अगर युद्ध लंबा चलता है तो? कर्नल टीपी त्यागी, 1990 में 2 दिन का युद्ध 20 महीने में बदल गया, ये बात सच है। लेकिन उस समय दुनिया में 13,000 एटॉमिक बम नहीं थे।
अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने पेंटागन को ये खबर दी है कि अगर ये युद्ध 10 दिन और चला तो नेटो को मजबूरन सामने आना होगा, अपने ट्रूप भेजने होंगे। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि ऐसा हुआ तो फिर पुतिन को न्यूक्लियर अटैक करने से रोका नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि आज 8 मार्च है, सिर्फ सुनिए, आज 8 मार्च है। आज का दिन पुतिन के कैलेंडर में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप गौर करिए, आज उसने सारी इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दी है अलावा बेलारूस के। और 13 तारीख यूरोपियन के लिए, ये जो 13वां दिन है, ये यूरोपियन के लिए खतरनाक है। यानी कि एक तरफ तो रशिया एनवायरमेंट है और उधर नेटो की जो प्रिपरेशन है वो ऑल टाइम हाई है। अटलांटिक के अंदर उनका युद्धाभ्यास, नॉर्थ पोल के ऊपर अमेरिका की 2 सबमरीन, पोलैंड के अंदर ग्लोब मास्टर, रोमानिया के अंदर। कर्नल टीपी त्यागी, यानी आने वाले दिनों में खतरा भी बहुत बड़ा है अगर युद्ध लंबा चलता है तो। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा, आप ये बताएं, नेटो कब तक इंतजार करेगा और इंतजार खत्म होगा तो तबाही कितनी आएगी? अगर नेटो भी उतर जाता है युद्ध के मैदान में, जंग के कुरुक्षेत्र में, तो क्या होगा? राशिद जी, अपने चैनल पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 1.5 मिनट दीजिएगा। देखिए, नेटो आएगा या नहीं आएगा ये तो नेटो को डिसाइड करना है, लेकिन कोई औचित्य नहीं है नेटो को आने का, क्योंकि ये जो एक थ्रेट नेटो ने पोज किया हुआ रशिया को कि वो उसके बैकयार्ड में यूक्रेन में जाके बैठेगा, तो नेटो और रशिया का शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। ये रशिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से अमेरिका रूस को अपने बैकयार्ड में किसी भी जो नेबरिंग कंट्री है वहां पे बर्दाश्त नहीं करेगा, उसी तरह से रशिया भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बात आती है कि अगर नेटो आया तो एस्केलेशन बहुत बहुत संभव है, और वो एस्केलेशन किस हद पर होगा ये डिपेंड करता है कि नेटो अपनी कितनी शक्ति लगाता है। जैसे रशिया को थ्रेट महसूस होगा कि अब उसका एग्जिस्टेंस जो है वो थ्रेटेंड है, खतरे में है, तो फिर एटॉमिक जो न्यूक्लियर जो आर्सेनल्स हैं उसके ऊपर में सोचा जा सकता है। लेकिन आप किसी भी तरह से न्यूक्लियर आर्सेनल का यूज जो है उसको आसानी से न लें, क्योंकि ये जब भी लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर, आप यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। आपसे मेरा एक और भी सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है मेरा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए जेलेंस्की ने कीव में होने का दावा किया। मैं छिपा नहीं हूं, कीव में अपने घर के अंदर हूं। जो ये कहता है मैं मर गया, मैं ना तो मरा हूं और ना ही किसी से डरता हूं, हर हाल में जीत करके रहेंगे, सभी को कब्र में पहुंचा करके रहेंगे, सभी से बदला लेंगे। जेलेंस्की इस तरह का वीडियो जारी कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वीएन झा, आप ये कह रहे हैं कि अभी नेटो के आने का कोई औचित्य नहीं है, हालांकि भविष्य क्या तय करेगा ये तो देखने वाली बात होगी। और आपका यह भी कहना है कि अभी एटम बटन नहीं दबेगा। लेकिन क्या है ना, रशिया का अपना सिद्धांत क्या कहता है, रशिया का अपना संविधान क्या कहता है कि युद्ध के मैदान में परमाणु हथियारों को के सामरिक इस्तेमाल की इजाजत देता है। और रशिया का यही सिद्धांत एक डर पैदा करता है। और पुतिन जो है अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ना जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक तोड़ने की उनकी इंटेंट है। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि ये इंटेंट और भी ज्यादा खतरनाक आगे आने वाले दिनों में हो सकती है और एटम बटन पर हाथ दब भी सकता है? देखिए, एटॉमिक जो रिस्पांस होगा ये ऐसे नहीं होगा जब तक उस कंट्री का एग्जिस्टेंस थ्रेटन ना हो। जैसे अभी रशिया पे जितने सारे सैंक्शंस लग रहे हैं, मान लीजिए आने वाले दिनों में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाले दिनों या हफ्ते की बात कर रहा हूं, अगर इससे रशिया चोक होना शुरू होगा तो ये जो एटॉमिक हथियार हैं ये साजो सामान की चीजें नहीं है। हालांकि ये टैक्टिकल यूज के लिए नहीं है, ये कोई एक सिटी को जीतने के लिए, कोई एक युद्ध जीतने के लिए ये हथियार नहीं है। जिस दिन ये हथियार यूज होगा फिर वो फ्री फॉर ऑल होगा। जितने 7 नेशंस हैं न्यूक्लियर अभी, वो सबों का जो अस्तित्व है वो कहीं न कहीं खतरे में आएगा और विश्व के जो रसातल जाने का एक बहुत बड़ा जो स्कोप है वो आ जाएगा। इसीलिए इसको कोई भी आसानी से न लें, कोई भी एटॉमिक का धमकी न दें। सिर्फ धमकी तो दे देना तो ठीक है, लेकिन वो उस पे बटन पे हाथ रखने की कोशिश ना करें। रशीद जी, ठीक है। कर्नल शिरदान, 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत संघ अफगान विद्रोहियों के साथ लड़ाई में जुटा रहा, लेकिन फिर उन्हें
थक कर, हार कर अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। अगर युद्ध लंबा चलता है, क्या ऐसा भी कुछ होने के चांसेस हैं? क्योंकि आज की तारीख में ऐसा हम नहीं कह सकते कि यूक्रेन पूरी तरह से अलग थलग है। उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट है, उन्हें हथियारों का सपोर्ट है। नीदरलैंड्स, एस्टोनिया, पोलैंड, लातविया, चेक, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, स्पेन, ये बार बार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। कहीं ऐसा अगर होता है कि सोवियत संघ जैसे अफगान विद्रोहियों के साथ लड़ाई के बाद फिर थक कर, हार कर, चूर करके चला गया था, कुछ ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, अफगानिस्तान में आपको याद होगा अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया था रूसी सेनाओं के सामने। हाँ, करेक्ट। और पाकिस्तान के आतंकियों ने रूसी सेना के संचार व्यवस्था को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया था, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए देखी हुई कंट्री थी। अगर अभी तक यूक्रेन में नाटो देश का कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आया है, इसलिए यूक्रेन को अफगानिस्तान के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के ट्रैप में आ गया था और उसने अपने देश को भी बर्बाद किया और रूसी सेना को भी बर्बाद करने की कोशिश की। इसी वजह से रूसी सेना ने वहां से विड्रॉ करने में ही अपने आप को सही माना। और अफगानिस्तान रूस के बॉर्डर से बहुत दूर है, तो इसलिए अफगानिस्तान से वापस सेना बुलाने में रूस को कोई तकलीफ नहीं हुई है। मेजर जनरल अनुज माथुर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन की सेना कितने दिन तक टिकेगी, और सवाल ये भी पैदा होता है कि रुकेगा कौन, झुकेगा कौन, अपनी जिद छोड़ेगा कौन, इंपल्सिव नेचर छोड़ेगा कौन, पुतिन किस हद तक जाएंगे, पुतिन कहां तक जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कीव तक पहुंच ही चुके हैं, खार्किव में पहुंच चुके हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि बॉर्डर लाइन एरियाज तक रहेंगे, अभी तक ये कहा जा रहा था कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तक ही रहेंगे, लेकिन शहर के अंदर चले गए हैं। मेजर जनरल, अब फिर आगे क्या? देखिए, मैं आपको दो बात बताता हूं। पुतिन के बारे में मैं कुछ शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो पुतिन जो है वो एक बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत शार्प, बहुत जबरदस्त नेशनलिस्ट और एक जबरदस्त मिलिट्री प्लानर है। और जो भी उन्होंने एक्शन लिया है वो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत वो एक्शन लिया जा रहा है, और वो एक्शन अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको यकीनी तौर पे बता सकता हूं कि जो पुतिन इस प्रकार के कोल्ड, कैलकुलेटेड, प्लान्ड, मेजर्ड उसका उनका वो है, और उनके पास निश्चित रूप से एक बहुत जबरदस्त एग्जिट प्लान भी होगा, ये बात आप मान लें। और ये उस एग्जिट प्लान को एक जिस समय उनको लगेगा कि उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स लगभग पूरी हो चुकी हैं, उस समय इस एग्जिट प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। 3 दौर की बातचीत बेनतीजा, 3 दौर की बातचीत फेल, चौथे दौर की बातचीत से मैं उम्मीद कितनी रखूं? देखिए, चौथे बार की बातचीत से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब तक यूक्रेन ने अपने देश का आंतरिक बर्बादी देखी है, किस प्रकार से उसके शहरों को बर्बाद किया जा रहा है, उसके न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा हो गया है, उसके ऑयल डिपोज पर कब्जा किया जा रहा है, और उसने ये सच्चाई भी देख ली है कि नेटो और अमेरिका अपने सैनिक वहां पर नहीं भेजेंगे। ठीक है, केवल जमा खर्च होगा और हथियारों के माध्यम से वो अपनी मदद शो करेंगे। पर इस हथियारों की मदद स्टेट में एक दिन में नहीं पहुंचती है, इसमें समय लगता है हथियारों को पहुंचने में, और उन हथियारों पर पारंगत होने के लिए अपने सैनिकों को भी समय लगता है। तो ये इस तरह कहना कि हथियार भेज दिए उनसे लेकिन मैं चूंकि अपने कंक्लूडिंग पार्ट में हूं, मेजर जनरल अनुज माथुर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि युद्ध की लाइन लेंथ आज की तारीख में है क्या। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? एक तरफ से ये चेचन्या वाले विद्रोहियों को भी बुलाने की बात की जा रही है, सीरिया के लड़ाकों को भी बुलाने की बात की जा रही है। यूक्रेन कहता है अलग अलग बॉर्डर पर जितने भी हमारे लड़ाके हैं सबके सब सीधे चले आओ। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिनलैंड के भी लड़ाके आने वाले हैं, कहा जा रहा है पोलैंड वाले भी लड़ाके आने वाले हैं। अब आज की तारीख में युद्ध की लाइन लेंथ है क्या, मेजर जनरल अनुज माथुर? देखिए, मैं इसका, मेरे को बोलने का प्लीज मौका दीजिएगा। मैं इसका ये बता रहा हूं कि 2 चीजें मैं बताऊंगा इसकी, कि क्या होता है। एक बात जो हमें समझने की है वो ये है कि इकोनॉमीज डू नॉट फाइट वॉर्स, मिलिटरीज डू। और मिलिट्री जब वॉर फाइट करती है तो मिलिट्रीज में भी नंबर्स का अंतर नहीं है, वो
किस पॉइंट इन टाइम पर आप किस प्रकार की फौज को, किस प्रकार की ट्रेंड और मोटिवेटेड फौज को वहां पर ग्राउंड पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही मैटर करता है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो ये लड़ाका आ रहा है, वो लड़ाका आ रहा है, ये इसके दो पहलू हैं। एक तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। ठीक है सर, मेरे डिबेट का वक्त पूरा हो गया। मेरे डिबेट का वक्त सर पूरा हो गया। मेजर जनरल अनुज माथुर, कर्नल शिवदान जी, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा और संजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका। अपना बेशकीमती समय आपने मेरे लिए निकाला, मेरी टीम के लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर। आगे भी मेरे साथ में जुड़ते रहें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जंग की जितनी भी खबरें हैं, जंग की जितनी भी ब्रेकिंग है, जंग की जितनी भी तस्वीरें हैं, सही, सटीक, सच्ची, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। एक ब्रेक। लगभग 18 घंटे पहले आपने देश में अलग अलग मीडिया माध्यमों के जरिए एग्जिट पोल देखे। एग्जिट पोल में आपको यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। वहीं पंजाब में आपने यह भी देखा कि आम आदमी पार्टी कैसे सभी को चौंकाते हुए एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार सरकार बनाती नजर आ रही है, और मणिपुर और गोवा जैसे राज्य। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में आप ये भी तो जानना चाहेंगे ना कि अगर सभी पोल का जिस्ट यानी एक समरी निकाल करके आपके सामने रखी जाए तो फिर नतीजा क्या आता है, यानी पोल ऑफ पोल्स। हमने लगभग 12 पोल का अध्ययन किया है, हमने विश्लेषण किया है और ये जानने समझने की कोशिश की है कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है, 5 राज्यों का जनादेश क्या इशारा कर रहा है, जनादेश का संदेश क्या है, इंडिकेशन क्या है और राष्ट्रीय राजनीति के लिए असल में मायने क्या हैं, महत्व क्या रह जाता है अगर उत्तर प्रदेश में फिर से मोदी और योगी की जोड़ी चल जाती है। तो उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है जयंत के साथ जाने का, तो फिर इसके मायने क्या हैं? अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान एकजुट हो गए थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो फिर ये नुकसान क्यों नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वोट का ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में हुआ या फिर नहीं? पंजाब में मालवा, माझा, दोआबा में क्या रहा? ये सब कुछ आपको बताएंगे। यानी पोल ऑफ पोल्स आप देखने जा रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स में पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में फिर बन सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पोल ऑफ पोल्स को लेकर के उत्तर प्रदेश का सीट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 236 सीटें, समाजवादी पार्टी को 147 सीट, तो बहुजन समाज पार्टी को 12 सीटें और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। टीम पीसीआर एक बार फुल फ्रेम ग्राफिक्स में दिखाइए कि पोल ऑफ पोल्स को लेकर के उत्तर प्रदेश के नतीजे आखिरकार क्या बता रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कैसे एक बार फिर से योगी सरकार की वापसी होने जा रही है, जो पोल ऑफ पोल्स के नतीजे बता रहे हैं। देखें आप, पूरी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे की पट्टी गिरा दी जाए। हमने जन की बात, वीटो, फुल स्टार्ट, इन सभी का एक अध्ययन किया है। उसके बाद एक एवरेजिंग की है। एवरेजिंग में हमें यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्लस यानी बीजेपी और अलायंस को 236 सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी अलायंस को 147, समाजवादी पार्टी अलायंस का मतलब यह है जयंत चौधरी, अखिलेश यादव की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 12 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें और अदर्स को 3 सीटें। अगली ब्रेकिंग न्यूज चलाई जाए। अगली ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड को लेकर पोल ऑफ पोल क्या कहता है। उत्तराखंड सीट शेयर का जो अनुमान हमने निकाला है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। पोल ऑफ पोल्स के उत्तराखंड का सीट शेयर अब हम आपको दिखाते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 36 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 31, आम आदमी पार्टी के खाते में 1, तो अदर्स के खाते में 2 सीटें पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक जा रही हैं। जो एवरेजिंग अभी हमने की है, हमने सी वोटर, इसके अलावा पी मार्क, वीटो, जन की बात, एक्सिस, चाणक्य और इसके अलावा मैट्रिक्स, इन सभी की एक एवरेजिंग निकाली है, तो हमें यह पता चलता है। अब पंजाब में जब देखते हैं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी 70 सीटों के साथ यानी सरकार बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस 25 सीट, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान। शिरोमणि अकाली दल 17 सीटें, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। फिर आप गोवा का दिखाएं। गोवा जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, आम आदमी पार्टी को महज 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16 सीटें, कांग्रेस के खाते में 15, आम आदमी पार्टी के खाते में 3, तो अदर्स के खाते में 6। फिर मणिपुर का आंकड़ा आप देखें। मणिपुर यानी नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट जहां पर बीजेपी है, कांग्रेस है, एनपीपी है, एनपीएफ है और अदर्स, लेकिन इनके बीच में जो पोल ऑफ पोल की एवरेजिंग है, सीनेक्स, पीमार्क, जन की बात,
सी वोटर। इतने एग्जिट पोल का हमने विश्लेषण किया है और विश्लेषण के बाद हमें यह पता चला है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 29 सीटों के साथ। कांग्रेस की 14 सीट और एनपीपी 8, एनपीएफ 5, तो अदर्स के खाते में 4 सीटें मिलने का अनुमान है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार पोल ऑफ पोल क्या कहता है। मेरे चारों तरफ जो भी आप तस्वीरें नजर आ रही हैं, नीचे की अगर पट्टी हटाई जाए तो हम दिखा पाएंगे कि पोल ऑफ पोल की हर एक स्टेट की एवरेजिंग क्या है। हाँ, स्क्रीन को बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रखेंगे। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी पोल ऑफ पोल की जो हमने एवरेजिंग की है, और जैसा कि मैंने बताया है कि हमने देश के बड़े 12 एग्जिट पोल की कैपिंग की है और कैपिंग करने के बाद हमने एनालिसिस करके एक एवरेजिंग निकाली जिसमें हमें यह पता चला है यूपी में भारतीय जनता पार्टी 236 सीटें, समाजवादी पार्टी 147, बहुजन समाज पार्टी 12, कांग्रेस 5 और अदर्स के खाते में गई हैं 3 सीटें। अगर ये पोल ऑफ पोल्स ठीक पूर्वानुमान बता रहा है तो डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज, मेरे साथ में हैं। इसके अलावा अरविंद मोहन है मेरे साथ में, कंसल्टिंग एडिटर। अजीत मेंदोला जी, रीजनल पॉलिटिकल एडिटर हैं आप। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ में विपिन परमार, मेरे सहयोगी भी चंडीगढ़ से लाइव जुड़ेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि पंजाब में क्या रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से कांग्रेस को कितना नुकसान रहा, आम आदमी पार्टी की झाड़ू कितनी चली है। आलोक मेहता जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। पोल ऑफ पोल के रिजल्ट ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी अब भी हिट है। यूपी का गढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से किला अभेद्य है। क्रेडिट किसे जाता है, किसे जाता है? राशिद जी, देखिए, क्रेडिट तो लोकतंत्र को सबसे बड़ा है, क्योंकि लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने मताधिकार का उपयोग किया। इंडिया न्यूज में आप और संवाददाता कितना लगातार जो काम करते रहे, उसकी चर्चा होती रही कि किन मुद्दों को लेकर लड़ा गया, और इसलिए जो विकास का मुद्दा था ये भी सामने आया कि जाति के आधार पर जो गठबंधन बने, ये जो अब वीडियो दिखा रहे हैं, और अभी भी हम जब चर्चा कर रहे हैं तो स्पष्ट करना चाहिए कि ये केवल एग्जिट पोल है। जो जनता इतनी बड़ी है, भारत के मतदाता इतने करोड़ों में है, इसलिए हम उसको निष्कर्ष नहीं कह रहे हैं। नतीजा तो हम लोग चर्चा करेंगे 10 तारीख को ही। लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं चावल का दाना जब पक रहा है, अभी पक, जैसे कहते हैं कि ये डिब्बे में से जो पक रहा था उसका कुछ दाने हम लोगों को हमारे पास मिले हैं, और सबसे अच्छा किया है कि आपने उसको खिचड़ी की तरह बना करके सामने उसका एक निचोड़ सामने रखा है। ठीक है, दर्शक ये न माने कि हम ये कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये सही है कि जितना मूव देखा गया उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए जितनी अनुमान किया गया था ओपनिंग पोल्स में भी, और कई हमारे पत्रकारों का, जो पूर्वाग्रह मित्रों का, कहना चाहिए शुभचिंतकों का या विरोधियों का, उससे भी अधिक नतीजा सामने आ रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व प्लस विकास दोनों जो मुद्दों को साथ में जोड़ा। इसलिए मैं हिंदुत्व कह रहा हूं कि चाहे लोग कहते हैं कि भाई वो भी एक बड़ा कारण था, और कानून व्यवस्था, विकास के साथ यदि कानून व्यवस्था होगी तभी तो किसी को अनाज मिलेगा। यदि रात को लूटने ही वाला होगा तो उसका ठेला ही छीन के चला जाएगा। इसलिए कानून व्यवस्था और लोगों को न्यूनतम जो सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, जिसके लिए सारी लड़ाई, चाहे अंत्योदय कहें या गांधीयन जेयूज कहें, ये जो मूल आवश्यकताएं भारत जैसे देश में, इस बार किसी भी, जो लोग कहते हैं मीडिया का प्रचार, उसका प्रचार नहीं, सही बात यह है गरीब लोगों के वोट से, महिलाओं के वोट से ये परिणाम, इसका संकेत हमें दिखाई दे रहा है। अरविंद जी, हमने उत्तर प्रदेश में जो 7 चरण के चुनाव रहे, इनमें देखा कि लगभग 1 से 1.25% के आसपास वोटिंग कम रही। क्या यह माना जाए कि वोटिंग कम रहने का मतलब प्रो इनकम्बेंसी रहा? क्या यूपी में अगर ये पोल ऑफ पोल सही हैं तो एंटी इनकम्बेंसी किसी भी तरीके से काम नहीं की है? देखिए, अगर ये पोल ऑफ पोल्स या हमारा अपना ओपिनियन पोल, मैं मानता हूं कि हमारे ओपिनियन पोल 30,000 का बेस लेके हमारा ओपिनियन पोल हुआ है, तो हमारे ओपिनियन पोल को भी माने या इस एवरेज को भी माने, तो बीजेपी की सीटें 100 कम हुई हैं उत्तर प्रदेश में। अब 100 सीटें कम होने को अगर आप वैसे जीत माने या बहुत मैसिव मैंडेट माने या पॉजिटिव मैंडेट माने, तो मुझे थोड़ी आपत्ति उस पर होगी। 100 सीटें घटने का मतलब है कि कहीं ना कहीं क्रिटिकल लोगों ने वैल्यूएशन किया। 2 पॉइंट मुझे लगता है कि थोड़ा हल्का माना गया, और ये हम नहीं मान रहे हैं, ये बीजेपी ने भी माना, बीजेपी के नेताओं ने, क्योंकि शुरू से वो जो इशू उठा रहे थे उसमें से कोई इशू जमीन पे नहीं जमा है। सिक्योरिटी का मसला, औरतों की सिक्योरिटी का मसला, और जिससे औरतों की वोटिंग परसेंटेज आखिर के फेज में काफी तेजी से बढ़ा है। लेकिन बीजेपी कोई बहुत मैसिव जीत गई हो
ये मुझे नहीं लगता। अगर 100 सीटें कम हो रही हैं, 100 सीटों का मतलब लगभग 1/3 सीटें आपकी कम हो रही हैं, तो ये आपके गवर्नेंस पे गंभीर सवाल है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जीत तो है, लेकिन जीत के साथ ही साथ एक संदेश भी है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचे कि 100 से ज्यादा अगर सीटें कम हुई हैं तो फिर इसका मतलब क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं। अजीत मेंदोला जी कहते हैं बहुत बार कि आपको एंटी इनकम्बेंसी को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना होता है। एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। सत्ता विरोधी लहर में कई नाराजगी भी रहती है। अब नाराजगी थी किसान कानून की, नाराजगी थी महंगाई की, नाराजगी थी पेट्रोल डीजल की, नाराजगी थी सेकेंड वेव के दौरान कोरोना मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं करने की। एक बात ये बताएं, अगर इतनी नाराजगी थी, अगर इतने नेगेटिव पॉइंट थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने ओवरकम कैसे किए? राशिद, मैं आपको थोड़ा सा लोकसभा चुनाव की तरफ ले जाना चाहूंगा इस मुद्दे पे, क्योंकि ये बड़ी चर्चा होती है। हम लोग पत्रकार लोग भी बड़ी चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर, ये कई तरह की बातें बीच में हुई और बीजेपी हाथ। देखो, बीजेपी बहुत बारीक मैनेजमेंट काम करती है। मैं आपको लोकसभा का चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूं, जब 2019 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा था, उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घूमा था। ठीक है। गरीब लोगों में और ये कह सकता हूं कुछ यादव दलित सब जगह मैं घूमा था, तो इतना बारीक मैनेजमेंट कर रखा था वहां पे। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के टाइम भी लोग ये नहीं मान रहे थे, कई विशेषज्ञ ये नहीं मान रहे थे कि बीजेपी 50 से ऊपर सीटें लाएंगी। सबका आकलन था कि 20, 22, 25 तक पहुंचेगी बीजेपी। ये लोग, इनके साथ जो आरएसएस जो इनके साथ संगठन है, वो इतना बारीकी से काम करता है। वो गांव-गांव में जब मैंने पूछा भाई कौन जीतेगा, क्या होगा, तो उन्होंने उज्ज्वला योजना, शौचालय, ये बहुत बारीक काम थे, जिस और 2 लाख का जो छत बनाने के लिए दिया गया था, वो बहुत काम करा गरीबों में। अजीत मेंदोला जी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अजीत मेंदोला जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक चीज पर जरूर गौर करने की जरूरत है, और जो बात अरविंद मोहन जी कह रहे हैं कि अगर पिछली बार 312 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, बीजेपी प्लस को अगर 325 के आसपास सीटें मिली थी, और आज की तारीख में अगर 200, 212, 225 के आसपास सिमट करके रह जाते हैं, तो ये 100 सीटों का नुकसान क्यों ना ये माना जाए कि वाकई में एक अलार्मिंग साइन है। अवधेश जी के पास में चलते हैं। अवधेश जी, मैं इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी के नुकसान की बात करूं, मैं बनती हुई नई सरकार जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं मैं उसकी बात करूंगा। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी की सरकार बनने जा रही है। यानी जो बात कही जा रही थी कि आएंगे तो योगी ही, हिट होगी योगी और मोदी की जोड़ी। अब समझना आपके जरिए ये चाहूंगा कि क्या चला है, क्या ध्रुवीकरण चला या फिर नहीं, क्या अब्बा जान चला या नहीं, चचा जान चला या नहीं, पाकिस्तान चला या नहीं, गजवाए हिंद चला या नहीं, 80 बनाम 20 चला या फिर नहीं? ऐसा है कि जो कुछ अभी कहा गया, चाहे वो आलोक जी ने कहा हो, अरविंद जी ने कहा हो, मेंदोला जी ने कहा, वो सब बातें अपनी जगह सही है। उसमें ऐसा नहीं कि कोई चीजें कह दी गई हो और नहीं था। ठीक है। चुनाव में जीत और हार कई फैक्टर पर निर्भर करते हैं, लेकिन मूल चीज होती है कि सबसे प्रबल कारक क्या रहा है जिसने परिणाम को निर्धारित किया। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो भी वोट घटा है वो इस पोल ऑफ पोल से, या जो भी एग्जिट पोल आए हैं, वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ। करेक्ट। क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट अगर 21% से 34% हो रहा है, तो यह असाधारण बढ़ोतरी है। इसको आप साधारण बढ़ोतरी नहीं मानते हैं। ठीक है। बीजेपी का वोट इसमें बताया जा रहा है कि जितनी पिछली बार थी लगभग उतनी ही है, तो वोट उनका नहीं बढ़ा है। लेकिन इसको दूसरे रूप में देखिए तो जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसे विधायक थे जिनके विरुद्ध जनता तो छोड़िए, पार्टी के अंदर असंतोष नहीं था और पार्टी के लोग उनके विरोध में काम नहीं कर रहे थे। जब आप उत्तर प्रदेश में जाते तो सामने तो नारा लगाते दिखते थे। जब अकेले बुला के मैं पूछता था कि अच्छा भैया ये बताओ कि लोग कह रहे हैं कि विधायक जी ने ठीक से काम नहीं किया, हम तो पार्टी में है तो मजबूरी में काम कर रहे हैं, लेकिन माहौल नहीं है, आप लोग मजबूरी में कर रहे हो या मन से कर रहे हो? तो कई लोग निकल जाते थे कि बात सही है। तो वो जो पूरे प्रदेश में वो स्थिति थी कि बीजेपी को टिकट ज्यादा काटना था, नहीं काट दिया, उसमें से ये विजय जो आई है उसमें कारण बिल्कुल सही है कि कानून और व्यवस्था सबसे बड़ा यूएसपी साबित हुआ है। हम वापस यूपी की बात पर आएंगे, लेकिन चूंकि मेरे सीनियर कोलीग विपिन परमार भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विपिन, मैं इससे पहले कि पंजाब को लेकर के आपके पास में आऊं, एक बार फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं कि पोल ऑफ पोल के आंकड़े पंजाब को लेकर के क्या कहते हैं।
पंजाब को लेकर के जो आंकड़ा बताता है, आम आदमी पार्टी 70 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 25 सीटें, यानी कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान, शिरोमणि अकाली दल प्लस 17 सीटें, भारतीय जनता पार्टी प्लस, अब इसमें कैप्टन की भी पार्टी आ जाती है, महज 4 सीट पर सिमट करके रह जाती है। तब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने गांव में भी अपने कैंडिडेट उतारे थे, अन्य के खाते में 1 सीट। आम आदमी पार्टी, चूंकि जमीन पर आपने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने बिजली की बात की, आम आदमी पार्टी ने पानी की बात की, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल की बात की, आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान की बात की, आम आदमी पार्टी ने बेअदबी की बात की, आम आदमी पार्टी ने किसान की बात की। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाएगी, पोल ऑफ पोल के मुताबिक, आप श्रेय किसे देंगे विपिन? देखिए, तमाम मुद्दे जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से जो है वो रखे गए और सबसे बड़ा प्रमुखता के साथ जो बात रखी गई वो दिल्ली मॉडल की रखी गई। लेकिन पंजाब की सियासत को 2017 के बाद से इन चुनावों तक अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक सेट पैटर्न को जिस तरह से एग्जिट पोल में देखने को, पोल ऑफ पोल्स में देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़े वो हासिल करते, जादुई आंकड़े हासिल करती नजर आ रही है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इसका श्रेय अगर जाता है तो वो पंजाब के जो तमाम लोग हैं, क्योंकि जब चुनाव प्रचार या चुनाव के दौरान फील्ड में हम लोग थे तो एक बात सुनने को मिल रही थी कि हमें बदलाव चाहिए। ऐसे में एक सेट पैटर्न था, 2 पार्टियां लगातार पंजाब की सियासत पर काबिज होती थी। ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी तब्दीलियां की गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह को उतारकर जो है कुर्सी चरणजीत सिंह चन्नी को दी गई, कमान जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में दी गई। अकाली दल अपने अस्तित्व की लड़ाई पंजाब में कांग्रेस की राजनीति में जितना भूचाल आया विपिन, पंजाब में कांग्रेस की राजनीति में जितना भूचाल आया, या यूं कहें कि राज्य सरकार में जितना ज्यादा भूचाल आया, उसे दिन रात आपने कवर किया है। अगर मैं ये कहूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इतना रायता फैला दिया कि अंत आते आते रायता समेटना बड़ा मुश्किल हो गया, क्या मैं ठीक हूं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही परिस्थितियां 2017 में कांग्रेस के सामने थी। उस समय भी आम आदमी पार्टी एक बड़ी ही पॉपुलर पार्टी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन परिस्थितियां बाद में तब्दील हुई। लेकिन कांग्रेस की ओर से उस समय जो चेहरा सामने किया गया वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा था, जिनको उतारकर कांग्रेस की ओर से जो है वो 70 के पार की सीटें जो है वो हासिल करते हुए मेजोरिटी हासिल की गई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से कैप्टन को हटाया, नवजोत सिंह सिद्धू को लाया, अपनी अंतरकला को वो समाप्त कर पाने में बिल्कुल भी सफल नहीं रहे। और एक समय ऐसा आया कि सिद्धू के कैंपेन के लिए भी जो है सिद्धू को दूसरे नेताओं को बुलाना पड़ा। विपिन परमार के पास भी हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से आलोक मेहता जी के पास में आते हैं। आलोक जी, अब मैं एक एक करके आपसे यूपी को लेकर के पॉइंट बाय पॉइंट कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से तो हमने समझ लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से 2 बातें निकल करके आती हैं। क्या समाजवादी पार्टी को गैर यादव ओबीसी का साथ नहीं मिला? क्या समाजवादी पार्टी को जयंत का साथ करने का फायदा नहीं मिला? क्या समाजवादी पार्टी को किसानों का साथ नहीं मिला? और क्या बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से दलितों ने अब अपना नाता तोड़ लिया है, खत्म कर लिया है? देखिए, ये जो है जिसे दलित वोट का अभी सुरेश जी हमारे साथ थे, मैं मानता नहीं हूं कि इस तरह का दलितों का पूरा एक तरफ ट्रांसफर होकर, क्योंकि ये जो जातिगत समीकरण पर जो हमारे साथी विश्वास करते हैं, एक तो ये मेरी धारणा गलत है, क्योंकि दलित, ब्राह्मण या यादव, उनमें भी जो गरीब हो सकते हैं, अलग अलग जातियों के लोग हो सकते हैं। कोई जिनका छोटा बहुत ही कह सकते हैं, उतना गरीब जिसको आप कह सकते हैं कि उनको छोटा मध्यम वर्ग है, उसमें भी कई गरीबी उस तरह की स्थितियां परिवारों में है। इसलिए सीधा ऐसा है कि उनके लिए नहीं मिला, ऐसा नहीं है। तो बीजेपी को भी कई वोट उस तरह का जाता है, क्योंकि उसको तो उससे पता नहीं है ना कि कौन सरकार में है, नंबर 1। और आम आदमी पार्टी का भी जो पंजाब में जीत हुआ, इसीलिए कि जो कांग्रेस जिस तरह से बिखरती रही, टूटती रही, सिद्धू लगातार जो अभियान चलाते रहे, तो उसमें कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व उतना ही अधिक ज्यादा जिम्मेदार है। और स्थानीय मुद्दे, देखिए, लोगों की जो आवश्यकता, किसानों का जो मुद्दे पर जो परिवर्तन होना था वो उस आधार पर हुआ है। तो किसानों ने जिस हिसाब से जो नाराजगी थी वो भी इसीलिए, वरना जिस तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अभी भी ये मानता हूँ राशिद भाई कि हो सकता है जब नतीजे सामने आए तो पंजाब में अकाली दल और जो अमरिंदर सिंह का गुट है उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। अरविंद जी, जो बात आलोक जी कह रहे हैं वही आगे लेकर के बढ़ता हूं। 3 किरदारों के लिहाज से आपसे सवाल करना चाहता हूं। किरदार एक है कांग्रेस का मतलब ये हो गया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का, क्या दोनों की छवि को बड़ा बट्टा उत्तर प्रदेश में लगेगा? दूसरा ये,
क्षेत्रीय दलों का क्या रहा? वो जो ओम प्रकाश राजभर दम भरा करते थे, और तीसरा ये कि ओवैसी जैसे किरदारों का क्या हुआ जो मुसलमान वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आए और ये कहने लगे कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी की लैला कहा जाता है। इन तीन किरदारों का क्या रहा? देखिए, ओवैसी की पॉलिटिक्स पे ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की बात उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का काम आसान करते हैं। अब ये मिली जुली कुश्ती है या क्या है, ये कमेंट अभी करने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों की बात और अखिलेश की बात मैं खासतौर से कहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी चूकती है, इतना पोलराइज चुनाव हो गया था और इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि 100 सीट घटती दिख रही है, तो अखिलेश को जीत न मिलना ये बताता है कि संगठन की ताकत बहुत बड़ी होती है, विचारधारा की ताकत बहुत बड़ी होती है। अखिलेश को इन दो चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। और अखिलेश को ही नहीं, मैं मानता हूं कि जिस किसी को भी बीजेपी के मुकाबले खड़ा होना है, उसको संगठन बनाने पे और विचारधारा की पॉलिटिक्स करने पे, विचारधारा कितनी भी नाराजगी हो तो संघ का वर्कर होगा, वो चुपचाप जाके अपना वोट दे आता है। वो दो चीज बीजेपी के हक में करके आता है। तो विचारधारा बहुत जरूरी है, और उसमें फिर ये जो बहुत तात्कालिक अलायंस होते हैं और बहुत इधर उधर करने की जरूरत होती है, ये करने की जरूरत नहीं है। उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि संगठन बनाना बहुत बड़ा काम है। ये मुलायम सिंह ने किया, ये शिवपाल ने किया, आपने एक लेवल पे शिवपाल को किनारे किया है। वो आपकी पॉलिटिक्स हो सकती है परिवार की और अंदर की, लेकिन समाजवादी पार्टी का संगठन वो नहीं है जो मुलायम सिंह ने बनाया था, और जो अभी भी बीजेपी का है। सब होने के बाद बीजेपी के पास जो सांगठनिक ताकत है वो इस मुल्क में किसी के पास। तो अब तीसरा जो आप कैरेक्टर पूछ रहे हैं कि प्रियंका और राहुल का, मुझे लगता है कि फैसले के हिसाब से कहा जाए तो कांग्रेस का फैसला सही है कि एक विचारधारा की पॉलिटिक्स और संगठन की पॉलिटिक्स। उनके पास मोमेंटम नहीं था, उनके पास अभी आज की तारीख में जितने हल्के वो हो गए हैं, उस हिसाब से उनमें बीजेपी लड़ने की स्थिति नहीं थी। क्या होना अजीत जी, चूंकि बिल्कुल अंत समय में आ गया हूं मैं एक बार उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर को भी लेकर के बातचीत करना चाहूंगा। उत्तराखंड में पोल ऑफ पोल ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने जा रही है। एक ऐसे वक्त में जबकि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, एक ऐसे वक्त में जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जितने फैसले लिए गए, कहा यह गया कि कई संत नाराज हैं, जो मंदिर बोर्ड को लेकर के या फिर जो संत नाराज थे उसे भी लेकर के बातचीत की गई, और यह भी कहा जाने लगा कि हरीश रावत यानी हरदा उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत कर चुके हैं। कई ऐसे लोग, कई बड़े बड़े दिग्गज जिन्होंने कांग्रेस में घर वापसी की, लेकिन बावजूद इसके क्यों आखिरकार उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार नहीं बनाती नजर आ रही है पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक? राशिद, मैं उत्तराखंड से ही आता हूं और मैं उत्तराखंड घूमा भी हूं। मैं दो तीन चीजें बहुत क्लियर कर दूं। उत्तराखंड में उत्तराखंड की महिलाओं का अभी जो प्रधानमंत्री मोदी है उनके प्रति बहुत नरम रुख है। मतलब मोदी अभी भी वहां पर एक बहुत अच्छे नेता माने जाते हैं। दूसरा, वहां पर महिलाओं का रुझान भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ है। तो मेरा ये मानना है, इसमें एक तो कांग्रेस से बहुत बड़ी गलतियां हुई। कांग्रेस 2 महीने पहले, चुनाव शुरू होने से 2 महीने पहले बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन अचानक जब चुनाव करीब आया, जैसे कि कांग्रेस से गलतियां होती हैं, हरीश रावत को एहसास हुआ कि मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा। क्योंकि जो अभी राहुल गांधी के जो एक कोर टीम है, उस कोर टीम के कुछ लोगों ने कोशिश करी प्रीतम सिंह को आगे करके कि भाई हरीश रावत को हमको सीएम नहीं बनने देना है। तो वो एक लॉबी गुटबाजी बहुत तेजी से उभरी वहां पे। उस गुटबाजी में हरीश रावत को वो अपने को असुरक्षित मानने लगे, तो उनकी तरफ से भी कुछ सीटों पर गलत फैसले किए गए टिकट बंटवारे के समय। वो खुद अपनी सीट गलत जगह से उन्होंने चुन ली, रामनगर, एक जिद में चुनी उन्होंने। उन्हें पता था मैं रामनगर से चुनाव हारूंगा, लेकिन वहां पर एक रणजीत सिंह रावत थे जो कभी उनके सबसे घनिष्ठ होते थे, उनसे झगड़ा हो गया। तो वो रणजीत सिंह रावत को रामनगर से चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते थे। तो वो जो उसके जो उन्होंने आपसी झगड़े कांग्रेस फंसी, उस झगड़े का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ही एक दूसरे को निपटाने में, हराने में जुट गए। आलोक मेहता जी, अरविंद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ इस पोल ऑफ पोल के सेशन में रहने के लिए।
लेकिन हाँ, मैं ये भी पूछना चाह रहा था, मैं ये भी समझना चाह रहा था, और बल्कि पूरे देश की जनता ये जानना चाह रही होगी कि लगभग 3 से 4 महीने चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में मिले, लेकिन कांग्रेस की वापसी नहीं होती नजर आ रही है एग्जिट पोल, पोला पोल के मुताबिक। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को लगभग 6 महीने मिले। क्या इसका फायदा कैसे, किस तरीके से उठाया, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, हम इतना जरूर कहेंगे कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो भी कह रहे हैं, इसका एनालिसिस सीधे हमने स्क्रीन पर रख दिया है। पोल ऑफ पोल की एवरेजिंग भी हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर रख दी है। अगर हम पोल ऑफ पोल्स के नतीजे पर विश्वास करें, हालांकि चंद घंटे के बाद में सबसे तेज नतीजे 10 मार्च सुबह 6 बजे से लगातार सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर देखना न भूलें।